अपना तुम्हारा ऑनलाइन नहीं है, लाइव नहीं है क्या? पूछ लेना किसी को आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। चलो यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो थोड़े से चेंजेस हैं, आज नोट्स की बजाय आपको आईसीआई मॉड्यूल से ही पढ़ाया जाएगा। आईसीआई मॉड्यूल में ही आपको जो असेंशियल लाइंस हैं, जो ठीक है इम्पोर्टेंट हैं, उनको अंडरलाइन करके अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो अपन ने कहा लास्ट अपन ने देख लिया था, ठीक है, परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट तक और उनके डिफरेंसेस तक अपन ने बात कर ली थी लास्ट टाइम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ओलिगोपोली मार्केट। एंड ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है? मार्केट में जैसे अपन ने और मार्केटों की कंडीशंस पढ़ी थी, और मार्केट्स में क्या क्या पढ़ा था अपन ने, जैसे अपन ने पढ़ा था पीसीएम के अंदर अपने पढ़ा था कि लार्ज नंबर ऑफ फार्म्स होते हैं ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट। उसी तरीके से अपन ने ओलिगोपोली मार्केट मोनोपोली मार्केट देखा था। मोनोपोली मार्केट के अंदर ठीक है फ्यू फार्म्स होती हैं, मोनोपोली मार्केट के अंदर सिंगल फर्म होती है और मार्केट में कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट पढ़ा। मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं ऑफ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का मतलब होता है क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। प्रोडक्ट्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट एंड डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेसिफिक फैक्टर्स लाइक क्वालिटी, क्वांटिटी, पैकेजिंग, ट्रेडमार्क एटसेट्रा, ठीक है। अब बात करते हैं ओलिगोपोली मार्केट की। ये तीनों फॉर्म से थोड़ा सा अलग है। इसमें ये याद रखना है कि मार्केट के अंदर फ्यू सेलर्स ऑफ फार्म होंगे, ठीक है। मतलब मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर फार्म की पर्टिकुलर प्रोडक्ट के फ्यू सेलर्स अवेलेबल होंगे। फ्यू सेलर्स का मतलब हुआ कि 2 से लेकर 10, 15, 20 तक लगभग, ठीक है, इतने ही सेलर्स आपको देखने को मिलेंगे। और ईच इंडिविजुअल सेलर का जो मार्केट साइज होगा वो बहुत लार्ज होगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर ईच इंडिविजुअल फार्म का जो साइज होता है बहुत स्मॉल होता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में वेरी लार्ज नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्या हो सकती हैं, फार्म्स हो सकती हैं। तो ईच इंडिविजुअल फर्म का जो साइज होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर भी ईच इंडिविजुअल फर्म का साइज बहुत ही स्मॉल होगा। मोनोपोली फर्म के अंदर सबसे लार्ज होगा, ठीक है। उसी तरीके से ओलिगोपोली मार्केट के अंदर फ्यू नंबर ऑफ फर्म्स होने की वजह से मार्केट साइज जो है फर्मों का, ठीक है, वो लार्ज होगा। मतलब ईच इंडिविजुअल फर्म का जो मार्केट कैप होगा वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है। ओलिगोपोली इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की ही एक फॉर्म होती है ओलिगोपोली। इम्परफेक्ट कंपटीशन की जनरली मैंने आपको 2 फॉर्म्स बताई हैं अभी तक, एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और एक ओलिगोपोली कंपटीशन। अब ओलिगोपोली कंपटीशन जो मार्केट है, ठीक है, इसमें देखो लिखा हुआ है कंपटीशन अमंग द फ्यू, मतलब फ्यू सेलर्स के बीच में ही कंपटीशन देखने को मिलेगा। फिर आगे देखो प्रोफेसर स्टिगलर की डेफिनेशन दे रखी है। प्रोफेसर स्टिगलर डिफाइंस ओलिगोपोली एज दैट सिचुएशन इन विच ए फर्म बेसेस इट्स मार्केट पॉलिसी इन पार्ट ऑन द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ द फ्यू क्लोज राइवल्स, कि ऐसा मार्केट जिसमें कोई भी एक मतलब फ्यू फर्म्स अपनी पॉलिसीज और अपनी स्ट्रेटजी को रेडी करती है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ राइवलरी फर्म्स। देखो ये वाला स्टेटमेंट केवल ओलिगोपोली में ही लागू होगा, अदर मार्केट्स में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पीसीएम मार्केट में सभी फर्मों के पास प्रोडक्ट एक जैसा है, तो अदर को फॉलो करने से कोई फायदा नहीं है, अदर की पॉलिसीज को फॉलो अप करने से कोई फायदा नहीं होगा। मोनोपोली मार्केट के अंदर मार्केट में अकेली फर्म है तो उसको तो दूसरे के ऊपर नजर रखने की जरूरत ही नहीं है, उसको देखकर पॉलिसी बनाने की जरूरत ही नहीं है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी मार्केट में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फर्म्स होने की वजह से, ठीक है, दूसरी फर्म्स की टैक्टिक्स को फॉलो नहीं किया जा सकता। इसलिए ओलिगोपोली मार्केट में फ्यू फर्म्स हैं और ईच फर्म का मार्केट शेयर बहुत बड़ा है। इस वजह से सभी फर्में क्या करती हैं, दूसरी राइवलरी फर्म्स के बिहेव को फॉलो अप करती हैं और उसके अगेंस्ट अपनी पॉलिसी बनाती हैं, ठीक है। क्या प्रोडक्ट सेम हो भी सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ओलिगोपोली मार्केट में देखो आगे आएगा, देखो लिखा है व्हेन देयर आर फ्यू सेलर्स इन मार्केट सेलिंग होमोजीनियस, या तो वो फ्यू फर्म्स क्या कर रही हैं,
होमोजीनियस बने सेम टू सेम बेच रही हैं, या फिर डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड मतलब क्लोज सब्स्टिट्यूट, ठीक है, प्रोडक्ट्स। ओलिगोपोली इज सेड टू एग्जिस्ट, oligopolies mostly arise due to those factors which are responsible for the emergence of monopolies। देखो मैंने मोनोपोली मार्केट जब पढ़ाया था तब आपको 10-12 फैक्टर्स बताए थे, उनमें से जनरल फैक्टर्स थे कि इनपुट्स के, असेंशियल इनपुट्स की सप्लाई पर कंप्लीट कंट्रोल होना, ठीक है, गवर्नमेंट से पेटेंट राइट्स मिलना या कोई अदर काइंड ऑफ राइट्स मिलना, ठीक है, या फिर हाँ आपके लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से हो सकता है, ठीक है, मार्केट के, ठीक है, ह्यूज गुडविल को एंजॉय करने की वजह से हो सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मोनोपोलीज क्रिएट कर सकते हो। उसी तरीके से ओलिगोपोली मार्केट भी मोनोपोली क्रिएट करने वाले फैक्टर से ही क्रिएट होता है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल याद रखने हैं आपको। एग्जांपल्स के अंदर सबसे पहला कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री। कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री में कितनी फर्म है, ठीक है, बहुत कम फर्म है। जैसे जनरली तो आप दो ही जानते होंगे, पेप्सिको एंड कोक। इसके अलावा आपको ज्यादा प्रोडक्ट देखने हैं 10-15 के अंदर अंदर ही है। तो इसका मतलब अगर आप इन नंबर्स को काउंट कर पा रहे हो इजीली तो इसका मतलब बहुत कम फर्में हैं। और दूसरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर भी कंपनियां जो हैं, जैसे ऑटो कार की इंडस्ट्रियां कितनी है, आप ज्यादा से ज्यादा कितनी बता पाओगे, 15, 20, 25, इससे ज्यादा कंपनियां ही नहीं है, ठीक है। तो देयर आर हैंडफुल फार्म्स मैन्युफैक्चरिंग कोल्ड ड्रिंक्स इन इंडिया। सिमिलरली देयर आर फ्यू फार्म्स ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। एयरलाइन इंडस्ट्रीज, ठीक है, अब नाम याद रखना है, पेट्रोलियम रिफाइनरी, ठीक है, पावर जनरेशन, सप्लाई इन मोस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मोबाइल टेलीफोनी एंड इंटरनेट सर्विसेज। इनकी आपको मार्केट में बहुत कम। मोबाइल कंपनियां कितनी जानते हो आप, ज्यादा ज्यादा सैमसंग, ओप्पो, वीवो, ठीक है, ठीक है, एप्पल, वन प्लस, इससे ज्यादा नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो मार्केट में बहुत कम फर्में ही हैं, 15-20 के आसपास। तो जब 15-20 के आसपास फर्में हैं तो इसका मतलब वो ओलिगोपोली मार्केट है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली। कितने टाइप्स की ओलिगोपोली होती है? तो ओलिगोपोली के बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, जिसमें से पहला आता है परफेक्ट ओलिगोपोली, जिसको अपन प्योर ओलिगोपोली भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्योर ओलिगोपोली किसे कहते हैं? देखो परफेक्ट टर्म आपने कहां सुना था? परफेक्ट कंपटीशन में। और परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? मार्केट में सभी फर्में कैसा प्रोडक्ट बेच रही हैं? होमोजीनियस। तो परफेक्ट ओलिगोपोली को याद रख, ओलिगोपोली का मतलब फ्यू फर्म्स, ठीक है, और परफेक्ट लगा देंगे तो द फ्यू फर्म्स आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। समझ में आ गई क्या? कि when the few number of firms are selling few homogeneous product, that is perfect oligopoly। और अगर इसको उल्टा कर दे तो कि the few number of firms are selling close substitutes or differentiated product, that is impure और imperfect oligopoly, ठीक है। देखो लिखा हुआ है, देखो प्योर ओलिगोपोली occurs when the product is homogeneous in nature, ठीक है। और दूसरा देखो यहां लिखा है डिफरेंशिएटेड और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली अकर्स व्हेन गुड सोल्ड इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएशन। जैसे टेल्कम पाउडर, टेल्कम पाउडर जो है, ठीक है, उसकी भी ज्यादा कंपनियां नहीं है, ठीक है, बट सारी की सारी क्या कर रही है? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेच रही है। इसके बाद में आता है ओपन एंड क्लोज ओलिगोपोली। ओपन एंड क्लोज, ओपन का मतलब, ठीक है, मार्केट में नई फर्म्स की एंट्री और एग्जिट इजीली हो सकता है, तो ओपन। और अगर नई फर्मों की एंट्री के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं, स्ट्रिक्ट बैरियर्स हैं, तो उसको क्लोज ओलिगोपोली। याद रहेगा? तो प्योर का मतलब फ्यू नंबर ऑफ फर्म्स सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट, और इम्प्योर का मतलब या इम्परफेक्ट का मतलब कि फ्यू नंबर ऑफ फर्म्स सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। ओपन का मतलब मार्केट में न्यू फर्म्स की एंट्री फ्री है, ठीक है, और जब मार्केट में न्यू फर्म्स की एंट्री के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं तो क्लोज ओलिगोपोली। इसके बाद में बात करते हैं कोल्यूसिव एंड कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली। कोल्यूसिव का मतलब मार्केट में सभी फर्में मिलकर एग्रीमेंट कर लेती हैं और अपनी प्राइस एंड आउटपुट को डिटरमाइन कर लेती हैं, ठीक है, ठीक है, हाँ, कार्टेल ही बोलते हैं। कोल्यूसिव का ही दूसरा नाम होता है कार्टेल ओलिगोपोली, ठीक है। तो कोल्यूजन के थ्रू मतलब एग्रीमेंट के थ्रू अगर फर्म्स मार्केट में कार्टेल क्रिएट कर लेती हैं तो उसको बोलते हैं कोल्यूसिव ओलिगोपोली, ठीक है। इसके अंदर फर्म क्या क्या डिसाइड कर सकती है? या तो फर्म प्राइस को डिसाइड करेंगी, या फर्म आउटपुट को, या फिर दोनों को, ठीक है। इनको वो एग्रीमेंट के अंदर डिसाइड कर लेती हैं और एज पर एग्रीमेंट वर्क करती हैं सभी की सभी फर्में, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है? ओलिगोपोली मार्केट कम टू द ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग और एक्ट इन कोल्यूजन विथ ईच अदर आइदर इन फिक्सिंग प्राइस, आउटपुट और बोथ, ठीक है। इट इज कोल्यूसिव ओलिगोपोली व्हेन there is absence of such an understanding among the firms and they compete with each other। मतलब मार्केट में फर्मों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है और वो किसी तरीके का कोई कोल्यूजन नहीं करती है,
तो उसको बोलते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली। मतलब सभी फर्में एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं, कंपटीशन कर रही हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है पार्शियल ओलिगोपोली, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है पार्शियल ओलिगोपोली और फुल ओलिगोपोली। पार्शियल का मतलब कि मार्केट में एक प्राइस लीडरशिप फर्म है। देखो प्राइस लीडरशिप फर्म का आपको पहले भी मेरा बताया हुआ है कंसेप्ट, कि मार्केट में एक फर्म होती है लार्ज फर्म और दो बाकी की फर्में होती हैं छोटी छोटी फर्म्स, ठीक है। तो जितनी भी छोटी फर्म्स हैं वो किसको फॉलो करेंगी, ठीक है, लार्ज फर्म को फॉलो करेंगे। देखो मैं क्या बता रहा था कि जब मार्केट के अंदर एक लार्ज फर्म है और बाकी की स्मॉल फर्म्स हैं, ठीक है, तो ये सभी स्मॉल फर्म्स लार्ज फर्म को क्या करेंगी, फॉलो अप करेंगी, ठीक है। तो अगर मार्केट में ऐसी कंडीशन क्रिएट हो रही है तो इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल ओलिगोपोली, ठीक है। जबकि फुल ओलिगोपोली का मतलब कि मार्केट के अंदर सभी फर्मों का साइज लगभग क्या है, सेम साइज की है, ठीक है। तो इस केस के अंदर वो किसी अदर फर्म को फॉलो अप नहीं करेंगी और इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगी, तो इसको बोलते हैं फुल ओलिगोपोली। देखो लिखा हुआ है, इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड वन लार्ज फर्म विच इज कंसिडर्ड और लुक्ड अपॉन एज द लीडर ऑफ द ग्रुप। कि मार्केट में ओलिगोपोली फर्म का जो ग्रुप है उसके अंदर उस फर्म को क्या माना जाएगा, लीडर माना जाएगा, जो लार्ज स्केल की है। एंड द डोमिनेटिंग फर्म विल बी द प्राइस लीडर, और जो डोमिनेटिंग फर्म होगी, जो लीडरशिप फर्म होगी, वो जो प्राइस डिसाइड करेगी, अदर फर्म्स को भी उसी प्राइस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इन फुल ओलिगोपोली द मार्केट विल बी कंस्पिशियस बाय द एब्सेंस ऑफ प्राइस लीडरशिप। जब मार्केट में कोई प्राइस लीडरशिप फर्म अवेलेबल नहीं है और लगभग सभी फर्मों का मार्केट शेयर इक्वल सा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, फुल ओलिगोपोली। और लास्ट आता है सिंडिकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। सिंडिकेटेड क्या होता है कि मार्केट में जब फ्यू सेलर्स अपना प्रोडक्ट किसी सेंट्रल एजेंसी या सेंट्रल फर्म को सेल करते हैं, और वो सेंट्रल फर्म या तो डायरेक्ट किसी कंज्यूमर को सेल करेगी या अदर रिटेल फर्म्स को सेल करेगी, तो उसको बोलते हैं द ओलिगोपोली बाय द सिंडिकेटेड, ठीक है। इसका एग्जांपल आप पुष्पा मूवी से देख सकते हैं। पुष्पा मूवी देखी आपने, ठीक है। पुष्पा मूवी में आपने बार बार एक नाम सुना होगा, सिंडिकेट सिंडिकेट। तो वहां सिंडिकेट का मतलब क्या है, सिंडिकेट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मार्केट में 3 फर्में हैं, ठीक है, तो 3 ही फर्में मतलब फ्यू नंबर ऑफ फर्म्स हो गया, ये हो गई ओलिगोपोली, ठीक है। और ये तीनों फर्म अपना प्रोडक्ट किसी एक ही एजेंसी फर्म को सेल कर रही है, ठीक है। अब ये फर्म क्या करती है आगे चलकर, ठीक है, या तो कंज्यूमर्स को सेल कर रही है या अदर रिटेलर्स को। हो सकता है कुछ कंज्यूमर्स होंगे, हो सकता है कुछ रिटेलर्स होंगे। आगे बात समझ में। तो इस ओलिगोपोली को क्या नाम देते हैं अपन, ओलिगोपोली बाई सिंडिकेट, ठीक है। क्या, हाँ हाँ, ये ओलिगोपोली के अंदर आएगी, ये फर्म नहीं आएगी ओलिगोपोली में ना, ये नहीं आएगी, ये वाली ओलिगोपोली है, हाँ, इसकी तो मोनोपोली हो जाती फिर तो, हाँ। देखो syndicated oligopoly refers to that situation where the firms sell their product through a centralized syndicate। centralized syndicate का मतलब जो सभी फर्मों के सेंटर में है और उनसे प्रोडक्ट परचेज करके आगे सेल करेगा, ठीक है। द सेकंड होता है ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली, रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर द फर्म्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ए सेंट्रल एसोसिएशन फॉर फिक्सिंग प्राइस, आउटपुट, क्वार्ट्स एंड एटसेट्रा। इसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर जो ओलिगोपोली फर्में हैं वो अब सभी फर्में मिलकर अपना एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लेती हैं, ठीक है। मतलब अभी तक तो देखो मैंने आपको क्या बताया, सिंडिकेट में तो सभी फर्में अपना प्रोडक्ट किसको सेल कर रही हैं, सिंडिकेट एजेंसी को, ठीक है। जबकि ऑर्गेनाइज्ड के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड के अंदर जितनी भी फर्में हैं, ठीक है, सभी फर्में अपना एक क्या बना लेती हैं, ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ कोल्यूजन की तरह ही है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कोल्यूजन में और ऑर्गेनाइज्ड में क्या फर्क है, अरे भाई कोल्यूजन वाला जो कंसेप्ट है उसको अपार्ट किया गया है, मतलब उसको क्लासिफाई किया गया है किससे, कंपटीशन से, ठीक है। और ऑर्गेनाइज्ड को डिफरेंशिएट किया गया है सिंडिकेट से, ठीक है। जबकि ऑर्गेनाइज्ड और कोल्यूजन लगभग सेम ही है, ठीक है, कि सभी फर्में मिलकर अपना क्या करेंगी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगी और क्या डिसाइड करेंगी, प्राइस, आउटपुट एंड
कोटा, ठीक है, कि कौन कितना प्रोडक्शन करेगा, किस एरिया के अंदर सेल करेगा और कितनी प्राइस पर सेल करेगा, ये सभी फर्में मिलकर अपने ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स करती हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए सबसे पहले बात तो आपको यह समझना है कि मार्केट के अंदर जितनी भी फर्में हैं, जैसे मान लो अभी मैंने आपको एक बात बताई कि मार्केट के अंदर, ठीक है, फ्यू नंबर ऑफ फर्म्स होंगी, फॉर एग्जांपल ए, बी एंड सी। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि सभी फर्मों का मार्केट शेयर क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक है, सी और डी और मान लेते हैं, मान लो इस तरीके से 4 फर्में हैं, ठीक है, तो 4 फर्मों का देखो मार्केट शेयर कितना बड़ा है, इनमें से एक भी फर्म मार्केट से आउट हो गई तो उसका पूरा बेनिफिट किनको मिलेगा, बाकी की फर्मों को। समझ में आई या नहीं? जबकि परफेक्ट कंपटीशन में एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में नंबर ऑफ फर्म्स क्या था, बहुत लार्ज था, ठीक है, मतलब एक मार्केट के अंदर इतनी सारी फर्में थी, ठीक है, कि इनमें से एक फर्म मार्केट से आउट भी हो जाए, ठीक है, तो मार्केट में पता ही नहीं चलेगा क्योंकि उसका तो नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन था। जबकि ओलिगोपोली में फ्यू फर्म्स होने की वजह से और ईच इंडिविजुअल फर्म का साइज बहुत लार्ज होने की वजह से, ठीक है, जैसे मान लो कि टेलीफोनी कंपनी की बात कर लेते हैं, ठीक है, सिम कार्ड की बात करें तो सिम कार्ड के मामले में कुछ गिनी चुनी कंपनियां ही हमारी कंट्री के अंदर, एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन है, आइडिया भी बंद हो गई। तो सीधी सी बात है, अब इन 3 कंपनियों में से भी अगर एक कंपनी बाहर हो गई, जैसे मान लो कि एयरटेल बाहर हो गई, तो इसका पूरा एडवांटेज किसको मिलेगा, जियो और वोडाफोन को। आगे बात समझ में? तो सीधी सी बात है कि इतना ज्यादा कंपटीशन होता है कि सभी फर्में एक दूसरे की हरकतों के ऊपर पूरी नजरें रखती हैं। समझ में आई या नहीं आई? तो इसी आइडियोलॉजी के ऊपर चलते हुए अपन बात करते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स पर। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में देखें, फर्स्ट तो देखें बाद में देखेंगे, पहले अंडरलाइन देख लेते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स। कि मार्केट में नंबर ऑफ फर्म्स तो स्मॉल होंगे बट ईच इंडिविजुअल फर्म का साइज क्या होगा, लार्ज होगा, ठीक है, each which is comparatively large relative to the total size of the market. These large firm exercise considerable control over the market. और हर फर्म का मार्केट में लार्ज साइज होने की वजह से उनका ईच इंडिविजुअल फर्म का मार्केट पर कंट्रोल भी क्या होगा, कंसिडरेबल कंट्रोल होगा, ठीक है। देखो पीसीएम के अंदर और क्या नाम है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में किसी भी इंडिविजुअल फर्म का मार्केट पर कोई कंट्रोल नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक तो उसका साइज स्मॉल होता है और एक कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल होता है, तो वो मार्केट में किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, पीसीएम में और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। और मोनोपोली में तो कोई कंपटीशन होता ही नहीं, तो प्राइस एंड मार्केट पर पूरा कंट्रोल होता है। जबकि ओलिगोपोली मार्केट के अंदर ईच इंडिविजुअल फर्म का साइज लार्ज होने की वजह से ईच इंडिविजुअल फर्म का मार्केट पर कंसिडरेबल कंट्रोल होगा, ठीक है। आगे देखो, स्ट्रॉन्ग बैरियर टू एंट्री, और मार्केट में नई फर्मों की एंट्री के ऊपर आपको क्या दिखेंगी, रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेंगी। देख आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट में काफी लंबे टाइम से टेलीफोन कंपनी के मामले में 3-4 कंपनियां ही चल रही हैं, नई कंपनियां मार्केट में आ ही नहीं पा रही हैं। क्यों? क्योंकि इन अवेलेबल फर्म्स ने कुछ ऐसे बैरियर्स क्रिएट कर लिए हैं जिनकी वजह से नई फर्म्स मार्केट में एंट्री नहीं कर पा रही हैं। देखो, स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री रेफर्स बैरियर टू एंट्री डिस्कस अंडर द मोनोपोली। और ये बैरियर्स मैंने अभी ऊपर आपको क्या बताया कि ओलिगोपोली के अंदर जो बैरियर्स हैं वो सेम किसकी तरह है, मोनोपोली की तरह। तो मोनोपोली के बैरियर्स याद कर लो, ओलिगोपोली के सेम ही है। अब बात करते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की। हाँ, ओपन हो सकती है, ओपन भी होती है, पर जनरली जो आपके सराउंडिंग में देखने को मिलेगी वो कौन सी होगी, क्लोज होगी, ठीक है, क्योंकि जो भी लार्ज साइज ऑफ फर्म्स है वो नई फर्म्स को एंटर नहीं करने देंगी, पहली बात। दूसरी बात, मार्केट के अंदर ईच इंडिविजुअल फर्म का साइज लार्ज है, ठीक है, तो कोई भी नई फर्म इतने बड़े स्केल के ऊपर प्रोडक्शन नहीं कर सकती इनिशियली, ठीक है, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिलेंगी तो वो मार्केट से आउट हो जाएगी। समझ में आई या नहीं? अब सबसे पहली बात आती है स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंसी। मोनोपोली ओलिगोपोली मार्केट के अंदर स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंसी होगी, मतलब हर फर्म दूसरी फर्म्स के ऊपर अपनी आईज रखेगी, उसकी पॉलिसीज एंड उसके टैक्टिक्स के ऊपर अपनी नजरें गड़ाए रखेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक फर्म की पॉलिसीज एंड टैक्टिक्स दूसरी फर्म्स को इफेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट में फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स ही हैं और सभी सेलर्स का साइज लार्ज है, ठीक है। देखें, इंटेंस कंपटीशन, एक टर्म ये याद रखना आपको कि इस मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। देखें, ए फर्म हैज टू नेसेसरली रेस्पॉन्ड टू इट्स राइवल्स एक्शन, इसका मतलब
कि इस मार्केट के अंदर सभी फर्में अपनी राइवलरी फर्म्स के एक्शन का जवाब जरूर देंगे। देखो पीसीएम के अंदर और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक फर्म अगर कोई पॉलिसी बनाती है तो उसके अगेंस्ट दूसरी फर्म कोई पॉलिसी नहीं बनाएगी। क्यों? क्योंकि एक इंडिविजुअल फर्म का मार्केट में नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो मार्केट को इफेक्ट ही नहीं कर पाएगी अपनी पॉलिसी से। जबकि ओलिगोपोली मार्केट के अंदर ईच इंडिविजुअल फर्म का साइज लार्ज है और बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इस वजह से अगर एक फर्म अगर कोई एक्शन लेती है या कोई भी पॉलिसी बनाती है या कोई टैक्टिक्स का स्ट्रेटजी का यूज करती है तो उसके काउंटर एक्शन में दूसरी फर्में भी रिप्लाई तैयार रखेंगी, ठीक है। अगर एक फर्म अपना एडवर्टीजमेंट चेंज करती है तो दूसरी फर्में भी अपने एडवर्टीजमेंट का ऑर्डर चेंज करेंगी। एक फर्म अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बदलती है, टेक्नोलॉजी बदलती है, तो दूसरी फर्में भी अपने प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी को इंप्रूव करना स्टार्ट कर देंगी। बिकॉज अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो मार्केट से वो आउट हो सकती हैं और जिसका पूरा पूरा एडवांटेज दूसरी फर्मों को मिल जाएगा, ठीक है। अब पूछो। इसमें कट थ्रोट है, बट इसका नुकसान और एडवांटेज दूसरी फर्मों को बेयर करना पड़ेगा, उसमें नहीं होता है। उसमें कट थ्रोट कंपटीशन होता है एज ए होल। यहां पर एक फर्म अगर अपना पॉलिसी बदल देती है, ठीक है, तो उसका नुकसान और फायदा दूसरी फर्मों को मिलेगा। जैसे मान लो कि एक फर्म ने अपनी प्राइस को कम कर दिया तो दूसरी फर्म सभी फर्मों को अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी। पीसीएम के अंदर ऐसा नहीं है। पीसीएम के अंदर सभी फर्में नॉर्मल प्रॉफिट पे काम करती है। अगर एक फर्म ने अपनी प्राइस को कम की तो अदर फर्म्स उसको देखकर प्राइस कम नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि मार्केट में सबके पास प्रोडक्ट होमोजीनियस है और सब नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हैं। अगर एक फर्म ने भी प्राइस कम की तो वो लॉस बेयर करेगी, अपने आप ही मार्केट से आउट हो जाएगी। कब तक प्रोडक्ट को लॉस में बेचेगी? और यहां पर मार्केट में अगर फ्यू नंबर ऑफ फर्म्स है और सभी फर्में मिलकर क्या कर रही होंगी? एबनॉर्मल प्रॉफिट एंजॉय कर रही होंगी, ठीक है। अगर एक फर्म ने अपना प्राइस को कम किया तो दूसरियों को भी कम करना पड़ेगा, तो एक फर्म की टैक्टिक्स का नुकसान दूसरों को हो गया। अगर एक फर्म ने अगर अपनी पॉलिसी चेंज कर दी तो उसके हार्म्स सभी को बेयर करने पड़ेंगे, और अगर उसने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो उसके बेनिफिट्स भी सभी एंजॉय करेंगे। समझ में आइए? नहीं, मोनोपोली पीसीएम के अंदर और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक फर्म के लॉस एडवांटेजेस से दूसरी फर्मों को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखो क्या लिखा है, ए फर्म हैज टू नेसेसरली रेस्पॉन्ड इट्स राइवल एक्शन एंड साइमल्टेनियसली द राइवल्स आल्सो रेस्पॉन्ड टू द फर्म्स एक्शन। दिस इज बिकॉज व्हेन द नंबर ऑफ कंपटीटर्स इज फ्यू, एनी चेंज इन प्राइस, आउटपुट एंड प्रोडक्ट बाय ए फर्म विल हैव डायरेक्ट इफेक्ट टू द फॉर्च्यून्स ऑफ राइवल्स who will then retaliate by changing their own price, output और advertisement technique as the case may be। ठीक है, कि अगर एक फर्म ने कोई भी एक्शन लिया तो उसका नुकसान या फायदा अदर फर्म के फॉर्चून को डिसाइड करेगा, मतलब अदर फर्म्स के भाग्य को डिसाइड करेगा, ठीक है। तो इसके काउंटर एक्शन में दूसरी फर्में भी अपनी प्राइस, आउटपुट एंड एडवर्टीजमेंट टेक्नोलॉजी को चेंज करेंगी, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंसी, की एक फर्म के डिसीजन से दूसरी फर्में भी अपना डिसीजन बदलने लग जाएंगी, ठीक है। इसके बाद में आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट। मैंने आपको पीसीएम में कोई एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट के बारे में नहीं पढ़ाया। क्यों? क्योंकि पीसीएम के अंदर सभी फर्मों के पास क्या है? होमोजीनियस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो एक फर्म अगर एडवर्टीजमेंट करती है तो उसका एडवांटेज दूसरे को भी मिल सकता है, क्योंकि सभी के पास एक जैसा प्रोडक्ट है, ठीक है। जबकि अपन बात करते हैं मोनोपोली की, तो मोनोपोली मार्केट के अंदर भी एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मार्केट में सिंगल फर्म है, ठीक है। तो अब बात आई कि एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट बेयर कहां पर करनी पड़ती है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में और ओलिगोपोली में। देखो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर फर्में बेयर तो करती हैं, बट सीधी सी बात है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, ठीक है, फर्मों का साइज स्मॉल होने की वजह से ज्यादा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर खर्च नहीं होता है, ठीक है। जबकि यहां पर ईच इंडिविजुअल फर्म का साइज जो है वो लार्ज होने की वजह से, ठीक है, सभी फर्मों को हैवी एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, ठीक है। देखो, गुड डील ऑफ कॉस्ट एंड एडवर्टाइजिंग एंड अदर मेजर्स ऑफ सेल्स प्रमोशन in such type of market avoid the price cutting and try to compete on the basis of non price, because if they start to undercutting one another, a type of price war will emerge which will drive a few of them out of the market, as the customers will try to buy from the seller selling at the cheapest price। इसका मतलब क्या हुआ कि ओलिगोपोली मार्केट के अंदर सभी फर्म अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज करती है ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट,
ठीक है, बिकॉज अगर किसी भी फर्म ने प्राइस को कम कर दिया तो अदर फर्म्स भी उसको फॉलो अप करने लगेंगी और अदर फर्म्स भी अपनी प्राइस को कम करने लग जाएंगी। ठीक है, कंटिन्यूसली एक फर्म को देखकर दूसरी फर्मों के प्राइस कम होने लग जाएंगे और एक फर्म को देखकर दूसरी फर्मों के प्राइस कम होंगे तो कंटिन्यूसली कुछ फर्में क्या होती जाएंगी, लॉस बेयर करने लग जाएंगी। ठीक है, इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो। देखिए जैसे मान लो ए, बी एंड सी तीन फर्में हैं, एक फर्म ने अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए प्राइस को थोड़ा सा कम कर दिया तो सीधी सी बात है बी एंड सी के सभी कंज्यूमर्स किसके पास आ जाएंगे, ए के पास। ठीक है, तो अपने कंज्यूमर्स को रिस्टोर करने के लिए बी भी क्या करेगा, प्राइस को कम करेगा। कितना कम करेगा, ए के कंपैरिजन में ज्यादा कम करेगा, तभी तो वापस आएंगे इसके कस्टमर इसके पास। ठीक है, और सी, अगर सी को अपने कस्टमर्स को वापस बुलाना है तो ये इन दोनों से ज्यादा कम करेगा। फिर अगली बार ए अपने कस्टमर्स को बी एंड सी की तरफ जाता हुआ देखकर, ठीक है, ए अपनी प्राइस को इनसे ज्यादा कम करेगा, फिर बी इनसे और ज्यादा कम करेगा और सी इनसे और ज्यादा कम करेगा। इस तरीके से प्राइस लेवल तो बहुत तेजी से गिरने लग जाएंगे, वापस लॉस होने लग जाएगा। इसी को बोलते हैं प्राइस वॉर। तो प्राइस वॉर को अवॉइड करने के लिए फर्में क्या करती हैं, ठीक है, नॉन प्राइस कंपटीशन, मतलब प्राइस को के साथ कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी प्राइस को चेंज नहीं करेंगे। प्राइस लेवल जो चल रहा है बिगिनिंग से लेकर एंड तक वो प्राइस लेवल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ में आई या नहीं आई? है? हाँ, वो इतनी छोटी प्राइस है, एक मोबाइल किसका हो गया वापस, डेटा पैक है। उसमें उसमें वो गुडविल को भी इंजॉय कर रही है। जियो कंपनी की जो गुडविल है, जिस फर्म की गुडविल ज्यादा होगी वो एक तरीके से अपनी मोनोपोली को इंजॉय भी करेगी। समझ में आ गया क्या? सारी कंडीशन से एक टाइम पर अप्लाई नहीं होंगी। अपन तो एक ऐसी ओलिगोपोली मान रहे हैं जहां पर ए, बी एंड सी तीनों की गुडविल क्या है, सेम है। अब इस केस में करके देखो, अगर आप गुडविल को, अब आप ऐसे बोलोगे कि सर ए वाले ने प्राइस को बढ़ा दिया फिर भी इसकी सेल ज्यादा आ रही है, जबकि ए के कस्टमर बी एंड सी के पास जाने चाहिए थे, क्यों नहीं गए? जैसे जियो कंपनी है या एयरटेल कंपनी है, ज्यादा चार्जेस लेते हैं फिर भी कस्टमर्स डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि दीज कंपनीज एंजॉयिंग देयर ऑन मोनो गुडविल। ठीक है, तो वो गुडविल की वजह से हो रहा है, ओलिगोपोली की वजह से नहीं हो रहा है। ठीक है, सभी पर पॉसिबल नहीं है। अगर सभी की गुडविल को अपन इक्वल कंसीडर कर लें उस केस में ये प्राइस वॉर वर्क करेगा। ठीक है, देखो अब बात करते हैं ग्रुप बिहेवियर। सभी फर्में एक दूसरे के साथ लगभग ग्रुप बिहेवियर में काम करेंगी। ठीक है, तो ये ग्रुप बिहेवियर वाला जो कंसेप्ट है याद रखेंगे। ग्रुप बिहेवियर ओनली किसके अंदर काम आएगा, आपके मोनोपोली ओलिगोपोली मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि सभी फर्मों को ग्रुप में रहकर काम करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी फर्म अगर इंडिपेंडेंट होकर काम करती है तो अदर फर्म्स उसको मार्केट से एक्सक्लूड कर सकती है। ठीक है, बाय यूजिंग देयर ओलिगोपोली पावर्स एंड मोनोपोली पावर्स। कनेक्टिंग हो रहा है। ठीक है, चेक बाय स्पीकर्स, चेक माय ऑडियो डिवाइस। ठीक है, इसके बाद में मैं बात कर रहा था कि ग्रुप बिहेवियर को एंजॉय करती हैं ओलिगोपोली फर्म। लगभग सभी फर्में मिलकर ग्रुप के अंदर काम करेंगी, लगभग सभी की प्राइसें एक जैसी सी देखने को मिलेंगी, सबकी क्वालिटी एक जैसी देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये इसके एडवांटेजेस हैं। देखो फिर इसके बाद में फर्म में एग्री टू पुल टुगेदर एज ए ग्रुप इन प्रमोशन ऑफ देयर कॉमन इंटरेस्ट। सभी फर्में ग्रुप में रहकर काम करती हैं ताकि सभी का कॉमन इंटरेस्ट जो है वो सिक्योर रह सके, क्योंकि एक भी फर्म ने डिफरेंट होकर काम किया तो हो सकता है कि उसको उस चीज का लॉस भी मिल हो जाए। फिर देखो ईच ओलिगोपोलिस्ट क्लोजली वॉचेस द बिजनेस बिहेवियर ऑफ द अदर ओलिगोपोली। ठीक है, ओलिगोपोली मार्केट के अंदर सभी फर्में क्या करती हैं, ठीक है, दूसरों के बिजनेस बिहेवियर पर पूरा मतलब अपनी आईज रखेंगी। इन द इंडस्ट्री डिजाइंस एंड मूव्स ऑन द बेसिस ऑफ सम assumptions ऑफ हाउ दे बिहेव और आर लाइकली टू
बिहेव, मतलब कि सभी फर्में दूसरी फर्मों पर नजर रखेंगी कि दूसरी फर्में कैसे बिहेव कर रही हैं या कैसे बिहेव करने वाली हैं, ठीक है। क्योंकि दूसरी, यहां पर पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या बता रही है, इंटरडिपेंडेंसी। एक फर्म के डिसीजन दूसरी फर्म को बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। अपन बात करते हैं फिर इसके बाद में प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन इन ओलिगोपोलिस्ट मार्केट, कि ओलिगोपोली मार्केट के अंदर प्राइस और आउटपुट का डिसीजन कैसे लिया जाता है। देखो पीसीएम मार्केट के अंदर मैंने आपको बताया था कि पीसीएम मार्केट में डिसीजंस कैसे लेते हैं अपन, कि पीसीएम मार्केट में इंडस्ट्री जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस का यूज करती है और जो प्राइस डिटरमाइन होती है उसी प्राइस को कौन एक्सेप्ट कर लेती है, फर्म, ठीक है। तो यहां पर इंडिविजुअल फर्म जो है परफेक्ट कंपिटिटिव मार्केट के अंदर, ठीक है, प्राइस को इफेक्ट नहीं कर सकती, केवल और केवल क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकती है इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ठीक है। अब क्वांटिटी को डिटरमाइन करने की मैंने 3 कंडीशंस बताई थी, ठीक है। एमसी और एमआर इक्वल होने चाहिए और जिस पॉइंट पर इक्वल हो वहां पर एमसी क्या होनी चाहिए, इंक्रीजिंग होनी चाहिए, वहीं पर एक फर्म को क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट। ये पीसीएम की कंडीशन थी। इसी तरीके से फिर मैंने आपको मोनोपोली के बारे में बताया था कि मोनोपोली के अंदर प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है। सीधी सी बात है, प्राइस कंट्रोल करना पूरी किसके हाथ में है, फर्म के हाथ में। किसमें, मोनोपोली में, ठीक है। तो फर्म का एआर करो एंड एमआर करो नेगेटिव स्लोप्ड होंगे और एमआर करो को एमसी करो जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वहीं पर अपन क्वांटिटी एंड प्राइस लेवल्स को डिटरमाइन कर लेंगे, ठीक है। जहां पर एक फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वहीं पर वो अपनी प्राइस को डिटरमाइन कर लेगी, ठीक है। इसी तरीके से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात कर रहे थे, उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है कि एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, इन दोनों को मार्जिनल कॉस्ट जहां पर कट करती है वहीं पर क्वांटिटी एंड प्राइस लेवल्स डिटरमाइन हो जाते हैं, ठीक है। इतनी बातें अपन ने की थी किसके अंदर, ठीक है, अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट में। अब ओलिगोपोली मार्केट की बात करते हैं। देखो, when a oligopolist firm changes its price, its rival firms will retaliate or react and change their prices, which in turn would affect the demand of the former firms. Therefore, an oligopolist firm cannot have short determined demand करो। आपको यहां पर एक स्टेटमेंट याद रखना है कि ओलिगोपोली मार्केट जो होता है, देखो यहां पर एक स्टेटमेंट ये याद रखना आपको कि कैन नॉट हैव श्योर एंड डिटरमाइंड डिमांड करो। ओलिगोपोली मार्केट का जो डिमांड करो होता है वो श्योर नहीं होता है। अगर श्योर करना है, ठीक है, तो सभी फर्मों को इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा, और जबकि ओलिगोपोली मार्केट के अंदर सभी फर्में क्या होती हैं, इंटरडिपेंडेंट होती है। इंटरडिपेंडेंट होने की वजह से कोई सर्टेन डिमांड करो नहीं बनेगा। बार बार बोल रहा हूं कि ड्यू टू इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन द फर्म्स, द फर्म हैव फेसिंग द इनडिटरमाइंड और अनश्योर्ड डिमांड करो, ठीक है। इसका डिमांड करो फिक्स नहीं होगा, कहीं पर उसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी तो कहीं पर उसकी लेस देन 1 होगी, ठीक है। अब ओलिगोपोली के बहुत सारे मॉडल्स रेडी किए गए प्राइस को डिटरमाइन करने के, प्राइस और आउटपुट को डिटरमाइन करने के। अब वो मॉडल कौन कौन से हैं, जिसमें से पहला मॉडल आता है द फर्स्ट मॉडल इज इग्नोर्स देयर इंटरडिपेंडेंसी, कि मान लेते हैं एक बार के लिए। मॉडल क्या होते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स रियलिटी को इजीली अंडरस्टूड करने के लिए हम जो जो बातें मान लेते हैं उनको बोलते हैं अपन मॉडल्स। तो एक बात तो अपन ये मान लेते हैं कि मार्केट में सभी फर्में क्या है, इग्नोर ऑल द फर्म्स इग्नोर देयर इंटरडिपेंडेंसी, सभी फर्म एक दूसरे पर इंटरडिपेंड नहीं है, मतलब इग्नोर कर रहे हैं इंटरडिपेंडेंसी को। इट्स मीन दे डिसाइड्स टेक देयर डिसीजन इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन ले रहे हैं। तो इस केस के अंदर जो डिमांड कर होगा वो कैसा होगा, डेफिनेट होगा। डेफिनेट का मतलब लेस इलास्टिक डिमांड कर होगा, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी, सॉरी। क्यों होगी, क्योंकि मार्केट में या तो होमोजीनियस प्रोडक्ट होंगे सभी फर्मों के पास, या फिर डिफरेंशिएटेड यानी कि क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। और मार्केट में जब होमोजीनियस और क्लोज सब्स्टिट्यूट्स प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं तो डिमांड करो कैसा होता है, इलास्टिक होता है। तो अगर सभी फर्में इंटरडिपेंडेंट नहीं है और इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रही हैं तो उनका डिमांड करो डेफिनेट होगा, और डेफिनेट होने के साथ साथ इलास्टिसिटी होगी ग्रेटर देन 1। एंड द इक्विलिब्रियम आउटपुट इज फाउंड आउट बाय द इक्वेटिंग मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू।
और प्राइस को और आउटपुट को अपन कहां पर डिटरमाइन करेंगे, वही पहले वाली कंडीशंस जहां पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होगी। ठीक है, अभी तक जैसा करते आए हैं वैसा करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड मॉडल। अब सेकंड मॉडल के अंदर तीन अलग अलग इकोनॉमिस्ट आए थे, उन्होंने अलग अलग मॉडल बताया अपना। देखो, ओलिगोपोलिस्ट इज एबल टू प्रिडिक्ट देयर रिएक्शन पैटर्न ऑन हिज कंपटीटर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ हिज प्रिडिक्शन, कि जब एक ओलिगोपोली फर्म, ठीक है, अपने कंपटीटर्स के रिएक्शंस को प्रिडिक्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये वाली ओलिगोपोली का जो मॉडल है ये किसने दिया था, कुर्नोट ने। एंड कुर्नोट स्टेट्स द फर्म हैज कंट्रोल वेरिएबल इज आउटपुट इन कॉन्ट्रास्ट टू प्राइस। और इन कंडीशन के अंदर एक फर्म अपने आउटपुट को चेंज कर सकती है, प्राइस को चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, अब ये मॉडल है, थोड़ी सी रटने वाली बातें हैं तो रटना पड़ेगा कि कुर्नोट ने मॉडल दिया जिसमें एक फर्म अपने आउटपुट वेरिएबल को चेंज कर सकती है इंस्टेड ऑफ प्राइस। दे डू नॉट कोल्यूड, बिना कोल्यूजन के। अब इसके बाद में दूसरा मॉडल आया था स्टेकलबर्ग मॉडल। स्टेकलबर्ग ने क्या कहा था, द लीडर कमिट्स टू एन आउटपुट बिफोर ऑल द फर्म्स, कि मार्केट में एक लीडर फर्म होगी और वो जो आउटपुट लेवल डिसाइड करेगी उसी पर सभी फर्मों को प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना कि आउटपुट पर जिसका कंट्रोल हो, ठीक है, वो तो कुर्नोट मॉडल था। ठीक है, आउटपुट को कमिट कौन कर रही है, लीडर फर्म कमिट कर रही है। ठीक है, तो ये कौन सा मॉडल है, स्टेकलबर्ग मॉडल है। ठीक है, द रेस्ट ऑफ द फर्म्स फॉलोवर्स एंड दे चूज देयर आउटपुट सो एज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। और बाकी की सभी फर्म्स जो होंगी, मतलब लीडरशिप फर्म तो आउटपुट लेवल को कमिट करेंगी और अदर फर्म्स उसको क्या करेंगी, फॉलो अप करेंगी और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगी। ठीक है, इसके बाद में आता है बर्ट्रैंड मॉडल। बर्ट्रैंड मॉडल में क्या कहा गया, प्राइस इज द कंट्रोल वेरिएबल फॉर द फर्म्स एंड ईच फर्म इंडिपेंडेंटली सेट इट्स प्राइसेस इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। और इसमें यह बोला गया, बर्ट्रैंड ने यह बताया कि सभी फर्म एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है एंड दे आर इंडिपेंडेंट टू चूज देयर ऑन प्राइसेस। ठीक है, तो तीन अलग अलग मॉडल याद रखेंगे। कुर्नोट ने क्या कहा था कि फर्म प्राइस पर कंट्रोल नहीं होगा, फर्म केवल आउटपुट को चेंज कर सकती है। ठीक है, इसके बाद में स्टेकलबर्ग ने क्या बोला कि प्राइस और आउटपुट को डिटरमाइन कौन करेगा, लीडरशिप फर्म डिटरमाइन करेगी। और लास्ट में बर्ट्रैंड ने बोला कि ऐसा एक ओलिगोपोली की एक ये भी कंडीशन हो सकती है जिसमें फर्म्स इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही हैं और अपनी प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब इसके बाद में थर्ड अप्रोच आती है। द थर्ड अप्रोच इज दैट ओलिगोपोलीज एंटर इनटू द एग्रीमेंट एंड ट्राई टू परस्यू देयर कॉमन इंटरेस्ट। और थर्ड मॉडल जो है, ठीक है, वो ये बताया गया कि सभी फर्में प्राइस एंड आउटपुट को कंट्रोल करने की बजाय सभी फर्में मिलकर क्या कर सकती हैं, एग्रीमेंट कर सकती हैं, कोल्यूजन कर सकती हैं और कार्टेल क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, और ऐसे और कार्टेल किस लिए करेगी, हाँ 4 मॉडल हो गए, 4 भी कैसे ज्यादा हो गए, 3 तो सेकंड मॉडल के अंदर ही आ गए, 5 हो गए। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं कि एक मॉडल ऐसा भी हो सकता है ओलिगोपोली का जिसमें सभी फर्में मिलकर एक दूसरे के साथ क्या करेंगी, एग्रीमेंट करेंगी। और अगर फर्में एग्रीमेंट करती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कार्टेल। और सभी फर्में किसकी तरह बिहेव करेंगी, मोनोपोली की तरह। ठीक है, और सभी अब एक दूसरे के प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने में कंट्रीब्यूट करेंगी। हाँ, सब इंडिपेंडेंट है। ऊपर वाले के अंदर इसने, ठीक है, डिमांड करो के कंसर्न में बोला है कि देयर डिसीजन इंडिपेंडेंट व्हेन इंटरडिपेंडेंट इग्नोर द डिमांड करो इज ए डेफिनेट। ठीक है, बट नीचे वाले के केस में इसने डिमांड करो के बारे में कुछ नहीं बताया, नाम बता दिए। ये एक्सप्लेन तो ये वाली कंडीशन करना चाहता है, पर साथ साथ 3 इकोनॉमिस्टों के नाम भी घुसा दिए इसी में। हाँ, कोई बात नहीं, बर्ट्रैंड वाला आप फर्स्ट मॉडल कंसीडर कर सकते हो। जो फर्स्ट मॉडल दिया है ये बर्ट्रैंड वाला ही मॉडल है। ठीक है, बट इसको यहां पर नेम देकर स्पेसिफाई कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद में बट यहां पर ये कहा गया है कि इंडिया जैसी कंट्री के अंदर जो कार्टेल है, कोल्यूजन करना जो है वो क्या है, इनलीगल है। ठीक है, आप कार्टेल बनाकर मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मोनोपोली जो है वो कंज्यूमर्स के और एम्प्लॉइज के राइट को एक्सप्लॉइट कर दी है।
ठीक है। तो कंज्यूमर्स को और एम्प्लॉइज को एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कार्टेल्स को क्या कर दिया, इनलीगल कर रखा है, ठीक है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने एमआरटीपी एक्ट बना रखा है। हाँ, मर्ज हो सकती है पर एग्रीमेंट करके प्राइस और आउटपुट लेवल को डिटरमाइन नहीं कर सकती। आगे बात है, मर्ज कर लो, सारी कंपनियां मिलकर मर्ज कर लो, ठीक है। कैसे है, एक बात हुई, एक तो क्या हो रहा है कि सभी फर्में अलग अलग हैं और सभी ने एग्रीमेंट करके प्राइस लेवल को बढ़ा दिया, ठीक है। अब मर्ज करने के केस में हो सकता है कि 2 कंपनियां मर्ज हो जाएं, 3 कंपनियां मर्ज हो जाएं, 15-20 कंपनियां एक साथ तो मर्ज होने से रही। हाँ, कार्टेल के अंदर क्या होता है, सभी फर्में मिलकर एग्रीमेंट कर रही हैं, मर्ज नहीं हो रही हैं। मर्जर और एग्रीमेंट में फर्क है, एग्रीमेंट तो सिर्फ प्राइस और आउटपुट को लेकर होता है, जबकि फर्म मर्ज होती है, ठीक है, तो सभी फर्मों की बैलेंस शीट नहीं बनेगी, उनकी असेट्स ज्वाइंट होंगी। समझ में आई या नहीं आई? बहुत सारी बड़ी प्रोसेस होती है मर्जर, सारी आएंगी, वो सारी फर्में मिलकर एग्रीमेंट करेंगी, जबकि मर्जर के अंदर ज्यादातर यही देखा गया है, 2-3 कंपनियां मिलकर एक साथ मर्ज हो जाती हैं। पीसीएम के अंदर कार्टेल तो बन ही नहीं सकता, कहां बताया? पीसीएम में कभी कार्टेल बना ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं, वो सारी मिलकर कार्टेल कैसे बनाएंगी? हाँ, तो सीधी सी बात है, कुछ फर्में मिलकर कार्टेल बना लेंगी, अगर कुछ फर्में मिलकर कार्टेल बना भी लेती हैं, फिर भी मार्केट में कंपटीशन तो है ही ना। जैसे मान लो मार्केट में 10 फर्में हैं, 10 में से 4 कंपनियों ने मर्जर कर लिया, ठीक है, फिर भी मार्केट में कितनी बच गई? 6 तो वो बच गई और एक ये 7 कंपनियां हो गई ना। कंपटीशन स्टिल अलाइव इन द मार्केट, और जब तक कंपटीशन है तब तक कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करना पॉसिबल नहीं है। टीआरजेन में पता नहीं क्या लिखा होगा, मैंने तो नहीं देखा कभी, हाँ देख लेना, ठीक है। अब जो कार्टेल का जो एग्जांपल है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। पेट्रोल को एक्सपोर्ट करने वाली जो कंट्रियां हैं, उन्होंने अपना एक कार्टेल बना रखा है और ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, ठीक है, जिसको ओपेक कहते हैं। ये सभी कंट्रियां मतलब एक ही भाव के ऊपर एक ही क्वालिटी का पेट्रोल सेल करती हैं अदर कंट्रियों को, ठीक है, और इनका एग्रीमेंट हो रखा है, ठीक है। जैसे मान लो कि किसी एक्स कंट्री को वाई कंट्री अपना पेट्रोल सेल करती है, तो ये वाई ही करेगी, कोई जेड नहीं कर सकती। आगे बात समझ में? प्राइस भी फिक्स हो जाती है, ठीक है, और क्वांटिटी भी फिक्स हो जाती है, और कस्टमर भी फिक्स हो जाते हैं अंडर द एग्रीमेंट एंड कार्टेल, ठीक है। बाकी का अपन कल देखेंगे, अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो तो पूछ सकते हो, ठीक है, और ऑनलाइन आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम वगैरह पे जो भी आप डाउट पूछना चाहो वहां पे पूछ सकते हो, ठीक है। नाउ बाय बाय, हैव अ नाइस डे। हाँ पूछो है। जिस पर अरब कंट्रियां सभी को अपना एक फिक्स प्राइस पर ही सेल करती हैं और उनके एग्रीमेंट